तो 2015 में जो है पेपर आपका कंप्यूटर का ठीक आया था, मतलब जैसा पिछली बार आता था 13 14 कल किए थे ना हम लोग, 12 11 10, तो उनसे ठीक पेपर 15 वाला है। तो देखें हम लोग एक एक क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑप्टिकल फिनोमिना इज यूटिलाइज इन द ऑपरेशन ऑफ द लेटेस्ट राइटिंग वंस ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम कॉल्ड डिजिटल पेपर। ठीक है, कह रहे हैं कि डिजिटल पेपर पर राइट वंस ऑप्टिकल स्टोरेज से जो राइट करते हैं वो फिनोमिना क्या है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा फिनोमिना होगा, तो यहां पर ऑप्शन आपका कौन सा, बताएं। कुछ लोग बता रहे हैं डी ऑप्शन, कुछ लोग बता रहे हैं बी ऑप्शन, कुछ लोग बता रहे हैं ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक है, इंटरफेरेंस। अब यहां पर देख लें कि ये होता क्या है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा ना, दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें तो पोलराइजेशन में क्या होता है, जो आपकी वेव्स होती हैं, ठीक है, वो इस तरीके से, ये आपका एक्सिस है, और दो टाइप की वेव होती है ना हमारी। ठीक है, ऐसी जो वेव है ये आपकी यहां पर मूव होती हैं। ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल सकते हो, ये वेव है। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, इसमें मतलब ये एक एक्सिस है और जो आपकी वेव है वो उस एक्सिस के चारों तरफ मूव करती है। ये शो करने का मतलब क्या है, ये वेव है और ये पहले ऐसे थी, फिर ऊपर हुई, फिर नीचे, फिर ऐसे, तो इसके चारों तरफ मूव करती। फिर यहां पर है इन्फ्रेंस, तो इन्फ्रेंस का मतलब है जो आपकी डिजिटल वेव्स होती हैं। ठीक है, उनको हम लोग रखते हैं कहां पर, इन्फ्रेंस। फिर है आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में आंतरिक परावर्तन भी बोलते हैं। तो इसका तो राइटिंग में कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, लिखने में इसका क्या इंपॉर्टेंस। ठीक है, फिर इसके बाद है क्या, डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो आपकी वेव होती हैं वो फैलती हैं। ठीक है, फैलने का मतलब जैसे होता है ना कि कोई भी अगर आपके पास तालाब है और उसमें आप पत्थर डालें तो वेव्स जो है वो फैलती हैं, वो वाली वेव्स बोली जाती है कौन सी, डिफ्रैक्शन। तो ये वेव सब फिजिक्स की हो गई। ठीक है, कौन सी, कंप्यूटर की, इन्फ्रेंस वाली। ये डिजिटल जो वेव्स होती हैं वो इन्फ्रेंस लिखा, इंटरफेरेंस। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये वाली जो वेव्स हैं वो आपकी राइटिंग में काम आएंगी। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका ये। तो इसमें आपसे कहा गया है कि इफ n इज अ 16-bit signed integer, the 2's complement representation of this, the 2's complement representation of 8n। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो बेसिकली जो नंबर है हमारे पास वो है F87P। तो जो n है वो है आपके पास 1111, 1000 और 111 और 1011, यही नंबर है ना। ठीक है, अब हमको इसमें क्या करना है, 2 की पावर 3 इंटू एन कर देना है। ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू एन का मतलब 8n करना है। तो हमने आपको ये सिखाया था कि जब किसी नंबर में 2 की पावर से मल्टीप्लाई होता है तो कौन सा शिफ्ट, दो शिफ्ट होते हैं, एक लेफ्ट शिफ्ट और एक राइट शिफ्ट। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट शिफ्ट और डिवाइड करते हैं तो राइट शिफ्ट। तो यहां पर ये लेफ्ट शिफ्ट होगा, तो ये यहां पर जो ये 3 है ये खत्म हो जाएंगे,
ये 1 आ जाएगा पहली पोजीशन और इसकी 3 बिट इधर, फिर ये 0, अच्छा ये 1 आ जाएगा इधर और इसकी 3 बिट, और फिर ये 0 और इसकी 3 बिट, फिर ये 1 बिट और इसकी 3 बिट, और फिर लास्ट में 3 0। समझ पा रहे हो? तो यहां से हमने कौन सा शिफ्ट लगाया? लेफ्ट शिफ्ट। जब मल्टीप्लाई होता है तो लेफ्ट शिफ्ट, और अदरवाइज डिवाइड होने पर राइट शिफ्ट। ठीक है, तो यहां से अब इसको अगर हम लिख दें तो 1100 को सी लिखोगे, 11 को 3 लिखोगे, 1101 को डी लिखोगे, 1008 को 8 लिखोगे। तो ये आपका C3D8 16। क्लियर है? हमने आपको जो पढ़ाया था कौन से ऑपरेशन थे वो? माइक्रो ऑपरेशन। ठीक है, जो रजिस्टर पर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनको माइक्रो ऑपरेशन बोलते हैं। तो उन माइक्रो ऑपरेशन में आपने पढ़े थे 6 ऑपरेशन पढ़े थे। कौन कौन से? ठीक है, तो एक आपका था अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट राइट, और एक आपका सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट राइट, और एक और था, हाँ ठीक है, तो एक था आपका लॉजिकल शिफ्ट। ठीक है, ना पढ़ा हो तो उसको आप रिवाइज एक बार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आपका आया है 2015 में, कहा गया है कि ये आपको सॉल्व करना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको हम थोड़ा सा मजबूत बना देते हैं। दिख रहा है ना भाई ऑनलाइन वालों को? ठीक है, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, ये आपके पास F3 है, F3 है, ये आपके पास F2 है, ये आपके पास F1 है, ये आपके पास F है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये कहा है आपसे कि जो डेटा गिवन है उसमें F1, F3 एंड F इज कैनोनिकल सम ऑफ द फॉर्म। F1 इन्होंने जो दिया है वो आपको अलग से हम लिख के बता देते हैं, सिग्मा, ठीक है, 4 6 4 5 6 7 और 8 दिया है। ठीक है, F3 आपको क्या दिया है? 1 6 और 15, और इन्होंने F दिया है आपको 1 6 8 18। 18 कहां से? 18 होगा? हाँ 15 ना, 8 15 होगा। ठीक है 15, और आपसे पूछा है F2 की वैल्यू। समझ पा रहे हो क्या क्वेश्चन है? F3 F1 दिया गया है, एक फंक्शन की वैल्यू पूछी है। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं? तो यहां पर आप पहले लिख लोगे F का मतलब। तो F का मतलब क्या है? 4 5 6 और 7 और 8। फिर ऐसे ही F3 का मतलब, तो 1 6 और 15। तो हमसे और फंक्शन दिया गया 1 6 8 और 15। ठीक है, तो ऐसा आपको यहां पर गिवन है। तो जब भी आपके पास एंड गेट हो तो आप ध्यान रखेंगे कि उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। एंड गेट को इंटरसेक्शन और ऑर गेट को यूनियन। तो अगर हम लोग यहां पर मान लो पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन तो 4 और 6 है। पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? 4 और 6। तो अगर हम इसको 4 और 6 लेते हैं तो इन दोनों का कॉमन 4 और 6 आएगा, और जब 4 और 6 तो इनका यूनियन लोगे तो 1 4 6 15 आएगा, जबकि इसमें 4 है नहीं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत। फिर अगला ऑप्शन हम लोग करेक्ट मानेंगे, कौन सा? 4 और 8। तो जब कॉमन लोगे तो 4 और 8 आएगा, और फिर जब इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो फिर से 4 आ जाएगा, और 4 यहां है नहीं। तो इसका मतलब अगला ऑप्शन 6 और 8।
तो 6 8 लिखेंगे तो 6 और 8 आएगा, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो 1 6 8 15। ठीक है, तो इसका मतलब यही उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, केवल और केवल आपको क्या करना है, जहां पर इंटरसेक्शन है वहां पे कॉमन, और जहां पे आर है वहां पे यूनियन, जहां पे एंड है वहां पे इंटरसेक्शन। क्लियर हो गई बात? तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये वाला आपका आया है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एच। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट और प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर आप डिमार्गन थ्योरम लगा सकते हो। डिमार्गन थ्योरम क्या होती है कि ये आपका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, डिमार्गन थ्योरम ये होती है कि अगर आपके पास x प्लस वाई बार लिखा है तो ये दोनों अलग अलग और प्लस की जगह डॉट आ जाता है। तो यहां पर इस वाले प्लस की जगह डॉट, ये एक अलग हो गया सेक्शन, ये एक अलग। फिर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो तो हट जाता है। ठीक है, और डॉट जेड। तो आंसर आपका x प्लस वाई और जेड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? फिर एक क्वेश्चन आपका ये वाला आया है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका मतलब जानते हो आप? बोलो। ठीक है, तो ये जो आपका है इसको हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में ये जैसे आपकी सिलॉक्स होती है ना, उसी का मैथमेटिकल वर्जन है। मतलब सिलॉक्स आप पढ़ते हो कैसे, एक तो AEIO वाले फॉर्मूले से, एक आप पढ़ते हो वेन डायग्राम से, और ये एक ऐसे भी पढ़ा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल तरीका, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं इसको हम लोग। तो यहां से अगर हम देखें तो आपके पास ये जो सिंबल है ना, जब भी ऐसा लिखा होता है तो ये सिंबल जो है एंड का काम करता है। ये सिंबल किसका काम? एंड का। और ये वाला और का, ये वाला नॉट का। और अगर कहीं ऐसे लिखा है तो इसका मतलब इफ P देन Q। ठीक है, अगर ऐसे लिखा है ना तो इसको कैसे पढ़ते हैं? इफ P, अगर P होगा तब Q होगा। ठीक है, अगर P होगा तब Q होगा। और इसमें एक और भी होता है, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, अगर P होगा तभी Q होगा। तो यहां पर ये सिंबल है, तो यहां पर जब भी कभी मान लो ऐसे हो, अभी इसको बता रहे हैं, मान लो आपके पास ऐसे लिखा हो P Q इंटरसेक्शन नॉट P और एंड नॉट Q। मान लो ऐसे लिखा है कहीं भी, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बाय द वे। तो यहां पर आप क्या करोगे, P लिखो, यहां पर प्लस लगाओ, Q लिखो, डॉट लगाओ, P बार लिखो और डॉट लगाओ, Q बार लिखो। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे P प्लस इससे ये 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, Q और Q बार 0। तो आंसर कितना आ गया? P। तो इसका उत्तर सीधे सीधे ऑप्शन में आप P टिक कर दोगे। बात समझ पा रहे हो? ऑप्शन में कितना टिक कर दोगे? P। तो इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। कितनी बात ध्यान रखनी है आपको? सिंबल याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब एंड, नीचे की तरफ हो तो एंड, ऊपर की तरफ हो तो और। इंटरसेक्शन होता है ना नीचे की तरफ, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन को एंड बोलते हैं। तो इसको नीचे की तरफ भी एंड, यूनियन मतलब ऊपर की तरफ मतलब और ये नॉट, कहीं कहीं ये ऐसे भी लिखा होता है। ठीक है, तो चाहे ये सिंबल हो चाहे ये सिंबल हो, और ये P देन Q, इसको एक्जॉर भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इफ P देन Q, एक्जॉर नहीं बोलते हैं, नॉट P आर Q बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट P और Q। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब क्या है, जैसे कहीं पर मान लो इसी क्वेश्चन में
ऐसा लिखा होता। कैसा? P देन Q, ठीक है, P देन Q और P देन Q, P बार इंटरसेक्शन Q बार और P Q बार नहीं लिख सकते ना इसमें, नॉट P इंटरसेक्शन नॉट Q और नॉट P और Q, ठीक है। मान लो ऐसा क्वेश्चन है, तो अब इसमें रिजल्ट दिए होंगे 4 ऑप्शन A B C और D, तो इसमें दिए होंगे, आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? नॉट P और Q लिखोगे, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लोगे नॉट P एंड नॉट Q, और इसको ऐसे ही नॉट P आर Q। तो यहां से ये हो जाएगा P बार प्लस Q और ये हो जाएगा प्लस, होगा, ये हो जाएगा P बार एंड Q बार और ये हो जाएगा डॉट और ये हो जाएगा P बार प्लस Q, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे, इसको इससे करोगे तो P बार Q बार आएगा, इसको इससे करोगे तो 0 आएगा। यहां से अगर हम P बार कॉमन ले लेंगे तो Q बार प्लस 1 1 हो जाएगा। तो ये आंसर P बार प्लस Q, ठीक है। तो आपका आंसर या तो इसी फॉर्म में दिया जाएगा या इसी बात को लिख सकते हो, क्या? P देन Q। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि हमको पता है नॉट P और Q को ही तो P देन Q लिखते हैं। अरे ये देखो भाई, ये लिखा है, ये किसका रूप है? इसका, और इसका रूप क्या है? ये। तो आंसर हमारा P देन Q। तो अगर इसी क्वेश्चन का आंसर ऐसे दिया जाता कि P और Q, P एंड Q, P देन Q और P देन Q, ठीक है, तो आंसर हम लोग C टिक कर देते। बात समझ पा रहे हो? तो आप ये छोटे छोटे रिजल्ट जरूर याद कर लो, ठीक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो आपको लगता नया है, बट अब नहीं लगना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से रिजल्ट? पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट, तीसरा और चौथा और पांचवा। इसको हमारे हिसाब से एक्सऑर बोलते हैं। एक्सनॉर देख लो एक बार। हाँ, कंफर्म? हाँ, कहां पढ़ लिए? एनालिसिस में बताया। चलो, पिछली साल के वीडियो पढ़े होंगे, देख लेना, तो ये पूरा पढ़ाया भी है 1 घंटे। समझ गए इतनी बात? तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। कर लोगे ना आप एग्जाम में? आ जाए तो आपको टेंशन नहीं लेना। क्या करना है? इंटरसेक्शन की जगह, ठीक है, वैसे आपको ना पता हो, इसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। इसको बोलते हैं डिसजंक्शन, इसको बोलते हैं निगेशन। समझ पा रहे हैं? कंजंक्शन, इंटरसेक्शन। कंजंक्शन मतलब जोड़ने वाला, जोड़ता कौन है? एंड। फिर डिसजंक्शन, ठीक है, और उसके बाद निगेशन। निगेशन मतलब जो नेगेटिव बना दे, तो उसको बोलते हैं निगेशन। क्लियर हो गई बात? बोलो भाई। तो इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में देखो क्या है, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है ये समझे। ये क्वेश्चन अलग है जो अभी हमने बताया है, सिंबल वैसे ही है,
बट इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक सेट है, एक सेट जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है ना, 3 इक्वेशन होती हैं तो आप x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू अलग अलग बता देते हो। तो ऐसे इस ब्रैकेट का मतलब है एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर आपके पास 3 चीजें हैं। कितनी है? 3। तो एक आपके पास क्या है? एक आपके पास है P देन Q और Q और R, ठीक है, ये वो वाला V नहीं है, ठीक है, R वाला, फिर Q देन S, R देन S। तो इसका मतलब क्या है लॉजिकली अगर हम लोग समझें तो यहां पर इसका मतलब है कि अगर Q होगा तब S होगा। इसका मतलब ये है ना, इफ Q देन S, और आगे अगर देखें तो R देन S, ठीक है, मतलब Q अगर होगा तब S होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि R हो तब S हो। तो अगर इन दोनों को लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ? Q हो जाए तब भी S हो सकता है, R हो जाए तब भी S हो सकता है। इन दो इन्फ्रेंस से हम लोग रिजल्ट क्या निकालेंगे? Q और R देन S, ठीक है। अब Q R इसकी वैल्यू S हो गई, तो यहां पर हम लोग क्या रख दें? S रख दें। तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आएगा कि अगर P होगा तब भी S हो सकता है। बात आप समझ पा रहे हो? मतलब कुल मिला के ऐसा है कि Q हो जाए या R हो जाए, दोनों में से कोई भी एक हो तो S हो जाता है। तो यहां पर क्या कहा गया कि P होने से Q हो सकता है या R हो सकता है। P होने से क्या हो सकता है? या तो Q या तो R। तो हमको पता है Q और R होने से S हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि P के होने से S हो सकता है। तो आंसर आपका C सही। बात समझ पा रहे हो? समझ रहे हैं कि नहीं? कैसे हमने बताया आपको, यहां पर आपको रिलेशन देखना है अपने आप कि Q से S है, ठीक है, R से S है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा तो उससे S हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि P के होने से Q R R, तो इसका मतलब है P के होने से या तो Q होगा या S होगा या दोनों होंगे, और हमको पता है एक हो या दो हो या दोनों हो तो वहां पर S हो जाता है। तो इसका मतलब P से क्या हो जाएगा? S। तो आपका आंसर C करेक्ट हो जाएगा। बात आप समझ गए? इतनी कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अगला देखें। अगला क्वेश्चन ये आया था, तो वैसे इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है नहीं इस पे, ठीक है, इसको आप याद ही कर लें। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी डायनेमिक रैम होती है वो एक टाइप से काम करती है किसका? कैपेसिटर का, ठीक है। किसका काम करती है? कैपेसिटर, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उस कैपेसिटर में मतलब एक बिट का जो डेटा स्टोर होता है, ठीक है, उसके लिए हमको एक मॉसफेट का यूज करना। मॉसफेट सुना होगा अपने फिजिक्स वाले बच्चों ने, MOS ऐसे, ठीक है। तो यहां पर जो ये लिखा है ना मॉस ट्रांजिस्टर, वो यही है। समझ पा रहे हैं? तो कितना? एक। तो इसको आप याद ही कर लें, बाकी इसका पढ़ने से कोई आपके सिलेबस में मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा उसके बारे में लिखा है कि डायनेमिक रैम क्या है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ टाइप ऑफ द सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर memory that is typically used for the data or program code need by the computer processor to function. DRAM is a common type of the random access memory that is used in personal computer, workstations and server, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या है? ये सेमी कंडक्टर मेमोरी है, ठीक है। अगला आपका ये क्वेश्चन है, तो ये हमने आपको पहले भी करवाया है, आज भी करवा देते हैं, जिससे कि आपको याद हो जाए बढ़िया से, ठीक है। बताएं भाई। ये AST का नहीं है, ये निमसेट 2015 का पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि कंसीडर 4 बिट ग्रे कोड
representation in the numbers h1, h2, h3, h3, h2, h1, h0 be the gray code representation of the number n, and g1, g2, g3, g0 be the gray code representation of the number n plus 1 modulo 16, which of the following is correct। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो नंबर है आपके पास, कोई भी नंबर है n, ठीक है, और उसका जो ग्रे कोड है वो है h3, h2, h1, h0, ठीक है। और जब आप निकाल लेते हो क्या, ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं फिर छोटा कर लेंगे। यहां पर क्या है कि आपके पास कोई भी नंबर है उसका ग्रे कोड ये है, और उसी नंबर का जब आप ये निकालते हो, उसी नंबर का आप क्या निकालते हो, ये सॉल्व करते हो, तब आपका ग्रे कोड आता है ये वाला। ठीक है, तो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज करेक्ट, कौन सा फंक्शन इसमें से सही है। तो आपको ग्रे कोड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ग्रे कोड, तो आपको ग्रे कोड आता है, जैसे अगर 101011 है और हम आपसे कहें इसका ग्रे कोड क्या होगा, तो ग्रे कोड कैसे निकालते हैं हम लोग, तो इस 1 को ऐसे ही नोट कर देते हैं और फिर इन दोनों का सम बोलो या एक्सॉर बोलो। तो अगर सम करते हैं तो 1 आएगा, इन दोनों का सम 1, इन दोनों का सम 1, इन दोनों का 0, तो ये इसका ग्रे कोड आ जाता है। ठीक है, तो ग्रे कोड फाइंड करने का तरीका क्या है कि आपको पहली बिट ऐसे ही लिखनी है और फिर आपको एक्सॉर करते जाना है, तो ये हमारा हो जाता है ग्रे कोड। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को समझें, तो आपके पास कितने बिट का नंबर है, 4 बिट का। कितने बिट का, 4 बिट का। तो अगर कोई नंबर 4 बिट का है तो आप ये समझ रहे हो कि उसमें कितने कॉम्बिनेशन, बोलो 16 बनेंगे। तो यहां पर हम लोग 16 बनाने की कोशिश करते हैं। कॉपी कर दें, कितने हो गए भाई, 10 ही हुए भी। अब कितने हो गए, हाँ 14 हो गए। अब कितने हो गए, 15, अब 16। ठीक है ना, बोलो भाई। ठीक है, देखें तो यहां पर हमारे पास जो नंबर है, 4 बिट का नंबर क्या क्या हो सकता है आपके पास, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो ये सारे नंबर कितने बिट के, 4 बिट के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली n है। ये हमारे पास क्या है, n। अब अगर हम 000 का ग्रे कोड निकालें, 000 का ग्रे कोड, तो कितना आएगा, बोलो H3, H2, H1, H0। तो अगर हम 000 का ग्रे कोड निकालें साइड में, तो कितना आएगा, 0 और फिर 0 आएगा, तो इसका मतलब 4 बार 0। ठीक है, फिर ऐसे ही हम लोग 1 का ग्रे कोड निकाले, 1 का, तो यहां पर 1 होगा, तो ये 0 0 0 और 1, तो ग्रे कोड कितना, 0 0 0 1। फिर 2 का निकालें, 2 का, तो ये 0 ऐसे ही 0 और ये 0 ऐसे, इनका सम, इनका सम, इनका सम, तो 0 0 1 1।
ठीक है। फिर अगले का निकालो 3 का, तो 3 का जब निकालोगे तो यहाँ 1, तो ये 1 1 0 ऐसे आएगा। कहीं गलती हो जाए बता दीजिएगा। ऐसे 4 का निकालें मतलब 100 का, तो जब 100 का निकालोगे तो ये 0 1 1 और 0, तो 0 1 1 0, ठीक है। फिर ऐसे ही 100 के बाद 101, तो ये 0 1 1 और 1, तो ये 0 1 1 1, ठीक है। फिर इसके बाद 110 के बाद 110 का निकालेंगे, तो ये 0 1 0 1, तो 0 101। फिर इसके बाद 7 का, तो 7 मतलब 0 1 0 0, तो कितना 100। फिर इसके बाद 8 का, 8 का मतलब 1000, तो 1 1 0 0, तो ये 1100। फिर 9 का निकालेंगे 1000 का, तो 1 1 0 1, तो 1101। 10 का कितना, 10 का 1001 के बाद 1010 होगा, तो इसका निकालेंगे 1 और 1 1 और 1 10 10, लास्ट में भी 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 1 1 1। फिर हमको 11 का निकालना है, 11 मतलब 10 11, तो ये आ जाएगा 0, सही है। तो 1 1 1 0। फिर 12 का निकालना है, तो 12 का कितना 10 10, 13 का 10 11, चेक कर लेना। 14 का 15 का 15 का, ठीक है। तो ये आ गए। आप देखें ये हो गए आपके H1। अब इसके बाद में कहा गया है G1 G2 G3 G0, ठीक है। G1 G2 G3 G0 आर द ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन बाई n+1 मॉडुलो 16। तो इसका मतलब ये होता है कि n+1 करो, 16 से भाग दो, जो रिमाइंडर आएगा वो ये नंबर बोला जाता है, ठीक है। क्या मतलब है, जो n+1 करो 16 से भाग दो, जो रिमाइंडर आएगा वो नंबर होगा। तो यहां से अगर देखें तो 0 + 1 करें तो 1 आएगा, और 1 को 16 से भाग करें तो रिमाइंडर 1। तो इसका मतलब 1 का ग्रे कोड लिखेंगे यहां, बोलो। फिर ऐसे 1 को एक जोड़ो 2, 2 को 16 से भाग दो, रिमाइंडर 2, तो इसका मतलब 2 का लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, ये सारे लाइन से लिखते चले जाना है, ठीक है। आपको समय लगना है एक बार, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, लाइन से लिखते हुए चले जाना। 101 के बाद 100, 100 के बाद 1100, 1100 के बाद 1101, फिर 111, फिर 1110 और 10 10 और 10 11, 1001 और 1000, ठीक है। ये एक ऊपर वाला छूट गया, और ये ऊपर वाला क्यों आएगा, क्योंकि जब यहां पर n+1 करोगे तो 15 + 1 16, 16 को 16 से भाग करोगे, रिमाइंडर 0। तो ये आपके पास फंक्शन तैयार, ठीक है। अब आपसे ये बोला गया है कि कौन सा फंक्शन सही है। तो कौन सा फंक्शन सही होने का मतलब G0 लेना है आपको, G0। तो G0 में अगर हम देखें तो जहां जहां पर 1 है वो आपको चेक करना है। तो G0 में 1 कहाँ है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां और यहां पर ये है, ठीक है। तो अगर हम G0 वाला फंक्शन लिखेंगे G0, ठीक है, तो जब G0 लिखेंगे तो इसको देखो क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे कि नहीं। फिर इसके बाद में जब
ये वाला देखेंगे तो 1 आएगा, तो ये सीधे ही रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि इसमें 0 है नहीं। तो इसका मतलब ये कल कराया था ना क्वेश्चन, कैसे कराया था कि जब आपको कभी फंक्शन तैयार करना होता है तो हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ 1 है, उसके कॉलम जो 1 होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर हमको G0 के 1 देखने हैं और वैल्यू कहाँ से उठानी है, H3 H2 H1 इनसे, ठीक है। फिर ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे G1, तो G1 अगर हम देखें, ऐसे ही लिख दे रहे हैं डायरेक्ट अब की बार, अगर हम G1 देखें तो ये 1 है, 1 का मतलब 1, फिर अच्छा G3 है, ये गलत लिख गए क्या, ये ऐसे ही है बुक में, G3 G1 G2 0, बुक में क्या ऐसे है, G3 ऐसे, हाँ चेक कर लो, इधर उधर हो गया होगा, G3 G2 G1 और G0, तो G0 वाला तो फेल हो गया क्योंकि वो सही लिखा था। अब हमको क्या निकालना है G1, तो जब G1 का निकालोगे तो इसका आएगा 1, इसका आएगा 11, 11 मतलब 3, फिर इसका आएगा 110, 110 मतलब 6, ठीक है। तो यहां तक हो गए हम लोग, नहीं 0 1 11, 11 मतलब 3, 10 मतलब 2 और 6, ये 4 नंबर हो गए। फिर यहां आएंगे तो 1101, 1101 का मतलब 13, फिर यहां आएंगे 11 तो 15, और फिर यहां आएंगे तो 1110, 1110 मतलब 14, फिर यहां आएंगे 10 10 मतलब 10, फिर और है नहीं, तो इसका मतलब ये फंक्शन होना चाहिए। तो यहां पर G1 अगर देखोगे तो ये तो है नहीं, 4 9 10 11 दिया गया, तो ये भी कैसा हो गया, गलत। अब हमको क्या निकालना है G3, कहा यहां G2, नीचे G3, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे G2, तो जब आप G2 निकालोगे G2, तो इसका 1 देखोगे 10, 10 मतलब 2, फिर यहां 1 देखोगे 110 6, फिर यहां देखोगे तो 7, फिर यहां देखोगे 5, यहां देखोगे 4, यहां देखोगे 1100, 1100 मतलब 12, फिर यहां देखेंगे 1101 13, फिर यहां देखेंगे 1100 तो 15, और है नहीं, ठीक है। तो ये आना चाहिए 2 6 7 5, 2 4 5 6 7 12 13 15, तो ये पूरा पूरा मैच हो रहा, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इस क्वेश्चन को आप समझ में आया, लेकिन इसमें 3 करेक्शन है। कौन से करेक्शन, कौन से करेक्शन? तो पहला करेक्शन ये है कि इसको, ठीक है, टाइपिंग में हो गया होगा G3 G2 G1 G0, ठीक है, और यहां पे करेक्शन G1 G2 G3, ठीक है। तो ये 3 करेक्शन आप करोगे तो G2 वाला आंसर सही हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, समझ में आया? पहले भी हमने कराया है, n के ग्रे कोड ये हैं और n+1 मॉडुलो 16 जो नंबर आएंगे उनके ग्रे कोड ये है। आपको फंक्शन बनाना है कौन सा, g का। फंक्शन किसका, g का। तो अगर g का फंक्शन बनाना है तो इसका मतलब g वाला रिजल्ट देखेंगे। कौन सा रिजल्ट देखेंगे, g वाला। और वैल्यू कहाँ की उठाएंगे, जो उसके अंदर वैल्यू। जैसे आपको अगर ध्यान होगा तो जब हम ऐसे बनाते हैं फंक्शन तो हम लोग क्या करते हैं, ये रिजल्ट इससे बनने वाले फंक्शन का, तो ये रिजल्ट होता है, इसमें 1 1 देखते हैं और पेयर किसके बनाते हैं, ABC के। तो वैसे ही सेम यहाँ पर है, G2 का मतलब है कि G2 का जो रिजल्ट है, जहां G2 में 1 है वो उठाओ और इनसे ये नंबर बनाओ, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू उठा लेंगे, आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो कौन सा ऑप्शन, G2, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ गेट। ठीक है, कितने मिनिमम गेट होंगे? कितने? 3 कि 2? देखें तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ए बी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो अगर हम लोग इससे ए बी बार कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा कितना? सी प्लस सी बार, तो ये 1 हो जाएगा। तो ए बी प्लस ए बी बार, तो ये ए कॉमन ले लें तो बी प्लस बी बार, तो ये कितना आ गया? ए आ गया। ठीक है, तो अब जब ए आ गया तो इसका मतलब इन्होंने कहा मिनिमम नंबर ऑफ गेट। तो मिनिमम नंबर ऑफ गेट का मतलब ये है कि आप ए एंटर करो। आप क्या करो? ए एंटर करो और आपके पास वापस से ए आना चाहिए। तो हमको नैंड गेट की हेल्प से ये काम करना है। किससे करना है? नैंड गेट की हेल्प से ये काम करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो नैंड गेट जो होता है बेसिकली वो ऐसे ही तो होता है। बोलो हाँ या ना। तो अगर आप यहां से बाय द वे ए एंटर करते हो, आप क्या एंटर करते हो? ए, तो इधर से क्या निकलेगा? ए एंड ए का कॉम्प्लीमेंट, यही निकलेगा, ए एंड ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा? ए बार। ठीक है, आएगा कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? जो एक नैंड गेट है वो आपके रिजल्ट को कॉम्प्लीमेंट बना रहा है, वो आपके रिजल्ट को कॉम्प्लीमेंट। तो अगर एक नैंड और लगा दें तो इस कॉम्प्लीमेंट को वो ए बना देगा। कैसे? कैसे? तो यहां से अगर हम देखें, हम लोग इसमें क्या दें? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा आपका? कॉम्प्लीमेंट ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा तो ए प्लस ए मतलब रिजल्ट ए। ठीक है, तो आपको अगर इस फंक्शन का जो स्मॉलेस्ट वर्जन होगा वो ए होगा। ठीक है, अब ए को आप कह सकते हो सर हम कोई भी गेट ना यूज करें तब भी काम हो जाएगा, तो ये बात सही है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको ए को नैंड गेट से पास कराना ही कराना है। तो कितने नैंड गेट कम से कम लगेंगे? तो कम से कम कितने लगेंगे? 2 नैंड गेट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा जब भी कभी नैंड गेट या उसका क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जो सर्किट डिजाइन करना है वो केवल और केवल नैंड गेट से ही डिजाइन करना। जैसे मान लो आपके पास कोई सर्किट होता है ना, तो हम लोग एंड लगा लेते हैं, और लगा लेते हैं, नॉट लगा लेते हैं, लेकिन अगर कहा जाए नैंड तो इसका मतलब अब बात हो गई है केवल नैंड गेट लगा। जैसे मान लो आपका रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है, ए प्लस ए बी या ए प्लस बी, मान लो इसको सॉल्व करते और हमारे पास क्या आ जाता रिजल्ट? ए प्लस बी। तो अब आपको अपने आप दिमाग लगाना होता कि हम ए प्लस बी को कैसे पास कराएं नैंड गेट से कि आपका रिजल्ट जो है वो ए प्लस बी आना चाहिए। केवल नैंड का यूज करना, ना तो आर का, ना ही एंड का, ना ही नॉट का, कोई भी नहीं। ठीक है, केवल और केवल कौन सा? नैंड का। ठीक है, तो और क्लास लेंगे इसकी एक स्पेशल, तो उसमें समझा देंगे और डिटेल में। लेकिन अभी आप क्या समझे? इसको सॉल्व किया, अब आपका रिजल्ट ए आना चाहिए। तो जब हम ए पास करें तो नैंड गेट को यूज करके ए आना चाहिए। तो इसमें कैसे आएगा? इस तरीके से आप बना सकते हो। तो कितने गेट? 2। ठीक है, आयुष जी कह रहे हैं कि 0 क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर हम आपसे क्या कह रहे हैं? 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको नैंड को यूज करना है। ठीक है, वैसे अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट क्या है कि क्वेश्चन में एक लाइन ऊपर लिखी होती है कि ओनली इनपुट्स गिवन इन द नैंड गेट। ठीक है, मतलब केवल और केवल आपको नैंड गेट में इनपुट देने हैं, तो उसमें आपके नंबर ऑफ नैंड गेट 2 हो जाते। अब यहां पर 0 भी सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि इस एक्सप्रेशन को जब आप
सॉल्व करोगे तो उसमें कितने नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा ये आया, तो आप ये भी कह सकते हो कि सर हम नैंड गेट यूजिंग हम डायरेक्ट ए पास कर दें, तो ए आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ 0 भी ठीक हो सकता है, लेकिन 2 आपको इसलिए टिक करना है ना, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो आपको 2 ही टिक करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? क्लियर हो गया? आगे देखें। वैसे ये एक बार और आया है, रिपीट भी हुआ है 2021 के आसपास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका ये, आपको बताना है कि 37H को डिवाइड करते हैं 17H से, तो रिजल्ट आपका आता है कितने H में? H मतलब हेक्साडेसिमल। तो पहले हम लोग 37 को डेसिमल में बदल लें। तो ऐसे जब बदलेंगे तो 16 तियां 48 प्लस 7 तो 55 आएगा। और अगर हम लोग 17 को बदलते हैं तो 16 की पावर 0 और 16, तो 16 प्लस कितना 7, तो कितना आता है 23। सही लिख रहे हैं हम? तो अब अगर हम लोग क्या करें, व्हेन द नंबर दिस इज डिवाइडेड बाई 17, तो इसको अगर हम 17 से डिवाइड करें, कुछ गलत लिखा है? ठीक है, अच्छा रिमाइंडर पूछा है, ठीक है। तो 23 से हम लोग क्या करेंगे, 55 को डिवाइड, तो कितनी बार, 2 बार, तो कितना 46, तो 15 में 6 जाएंगे तो 9। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना 9, किस चीज का, डेसिमल का। अभी तो डेसिमल है ना, अब अगर हम इसको हेक्साडेसिमल में बदलें तब भी 9 ही होगा, 15 तक उतना ही रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना 9H। समझ पा रहा हो? सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर डेसिमल में, इसको डेसिमल में, और उसके बाद हमने फाइंड कर लिया। कोई डाउट आपको? अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन। ठीक है, कितने बुलियन फंक्शन बनेंगे अगर आपके पास n बाइनरी वेरिएबल है। ठीक है, जैसे अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं तो कितने बुलियन फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे यहां पर है कि अगर आपके पास n बाइनरी वेरिएबल है तो कितने बुलियन फंक्शन बनेंगे। तो कौन सा ऑप्शन बोलो, ABCD, कौन सा, ए ऑप्शन। समझ पा रहे हैं? याद रखें इस बात को भाई, समझ रहे हैं? एक पेपर ऐसा था जिसमें एक ही पेपर के अंदर 3 क्वेश्चन इसके, समझ रहे हैं? 2019 का पेपर देखोगे तो उसमें एक ही पेपर में कितने क्वेश्चन, 3। कैसे दिए, तो एक में ऐसे ही फार्मूला पूछ लिया कि नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन कितने होंगे विद द हेल्प ऑफ n, तो यहां पर इतने हो जाएंगे। फिर एक में दूसरा पूछ लिया कि अगर द वैल्यू इफ देयर आर 4 बुलियन वेरिएबल देन टोटल नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 4 हो गई तो यहां क्या करेंगे, 4 रख देंगे। तो जब 4 रखोगे तो पहले 2 और 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 16, और इसको सॉल्व करके जो भी आएगा तो ऐसा उसमें आंसर बड़ा सा दिया था एक 65,000 करके। हाँ ठीक है, तो वो दोनों क्वेश्चन एक ही पेपर में है, बात समझ पा रहे हैं? और एक क्वेश्चन और दिया गया कि अगर आपके पास टोटल बुलियन फंक्शन इतने हैं तो कितने वेरिएबल होंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा? आपसे कह दिया जाए कि टोटल फंक्शन इतने हैं तो कितने वेरिएबल होंगे, तो इसको हम लोग उस फंक्शन के बराबर कर दें तो वहां पर वैल्यू n की निकल आएगी। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक तो एक में पूछे गए, बट एक में वो गलती से आ गए होंगे, तो अब जब भी आएंगे अलग अलग आएंगे, बट सारे आने चाहिए। पहला आपको आना चाहिए टोटल नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन का फॉर्मूला 2 टू द पावर 2n, 2 टू द पावर 2n। ठीक है,
2 की पावर n। फिर कहा जाए अगर 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, तो उतनी n की वैल्यू रख के टोटल बुलियन फंक्शन निकल आएंगे। ठीक है। और अगर बुलियन वेरिएबल कितने होंगे, फंक्शन दिए जाए इतने हैं, तो हम लोग n की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर हो गई बात? तो आप इसको ध्यान रखें। क्या कह रहे थे तुम? नहीं भाई, टेस्ट में देखो, अगर बाई द वे कहीं होगा भी 2 की पावर n, तो एक दो बार 2 की पावर n हुआ होगा, एक दो बार 2 की पावर n हुआ होगा। ठीक है। तो अभी आप ये समझ लें कि ये करेक्ट है। जहां पर ये होता है सही, वो सही हो जाएगा जब हमारी तरफ से, तो फिर यही सही होगा। समझ पा रहे हैं? मतलब ऐसा होता है ना कि डेटाबेस में अलग अलग जगह क्वेश्चन होते हैं, जब हम टेस्ट बनाते हैं तो अब हमारे पास क्वेश्चन अलग अलग फोल्डर में पड़े हैं। तो जब इससे उठ के आया तो 2 की पावर n, इससे उठ के आया तो 2 की पावर n। समझ रहे हैं? तो इसलिए कभी ये सही, कभी ये, बट एग्जैक्टली कौन सा सही? 2 की पावर n। क्लियर हो गया? खत्म हो गया। ठीक है। तो इतने ही रखते हैं इसमें। तो आपका 2015 का पेपर सॉल्व हो गया।